मनोज वर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, यूनाइटेड मुइथे फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। साथ ही साथ जयदीप आर्या जी, चेयरमैन हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष, भी हमारे साथ मौजूद हैं। और बातचीत हम इसी को लेकर करेंगे कि जिस तरह से महिलाओं को, शुरुआत मनोज जी मैं आपके साथ करना चाहूँगी कि खेलों को हम जिस तरह से देख रहे हैं, लगातार खेलों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो आगे बढ़ती जा रही है। नए नए खेलों से हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। मुइथे, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये मुइथे क्या है, जो हमारे दर्शकों को और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे ये योग के बैठे हुए हैं, ये समझ पाएँ कि एक तरह का एक नया खेल इंडिया में प्रवेश कर चुका है। जी, मुथई के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन को मैं बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि ऐसे विषय पर जिसकी आधी आबादी की चर्चा बाकी सब जगह होती है लेकिन खेलों में नहीं होती, और इस कॉन्क्लेव के जरिए आपने और आपकी संस्था ने जो ये शुरुआत की है कि खेल जगत में भी महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा हो, समानता की बात हो हर मामले में, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मुथाई इस देश के लिए, कुछ लोगों के लिए एक नया शब्द खेल का नाम हो सकता है, लेकिन मैं ये बता दूं, ये खेल मार्शल आर्ट से ही निकला हुआ एक खेल है और थाईलैंड जो है उसका राष्ट्रीय खेल है। दुनिया के 140 देशों में ये खेल खेला जाता है। अपने देश में ये पिछले 15-20 साल से खेला जा रहा है। हमारी जो संस्था है यूनाइटेड मुथाई फेडरेशन ऑफ इंडिया, देश के 28 राज्यों में इसका संगठन है और पिछले 15 सालों से हम लोग लगातार इस खेल को, भारत में ये खेल पॉपुलर हो और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों की भागीदारी बढ़े, इसमें हम लोग सक्रिय हैं। दूसरी बात ये मैं आपसे साझा करना चाहूँगा इस खेल की लोकप्रियता के बारे में, और भारत सरकार को, खासतौर से खेल मंत्रालय को इस मंच से मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिस खेल को आप नया समझ रही हैं, बिल्कुल नया है। पहली बार भारत सरकार ने जो एशियन ओलंपिक होने जा रहा है अभी इसी महीने में बहरीन में, उसके लिए 10 बच्चों को, हमारी फेडरेशन के 10 बच्चों को अनुमति दी है कि वो इंटरनेशनल उस पर जाकर इस खेल का भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करें। तो ये हमारे लिए बेहद गर्व का क्षण है, देश के लिए गर्व का क्षण है। इस खेल की लोकप्रियता का अंदाज ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस खेल को बड़े व्यापक रूप में खेला जाता है, और जो मेरी जानकारी है, संभवतः आपको साल भर के अंदर ये जानकारी मिलेगी कि इस खेल को ओलंपिक में जगह मिली है। हम देखेंगे कि आने वाले, शायद होगा 2036 में जब भारत में ओलंपिक होगा, तो ये शायद खेल ओलंपिक में भी शामिल होगा। ऐसी जो इंटरनेशनल हमारी फेडरेशन है उसकी तरफ से हमें सूचना है। बिल्कुल। कहते हैं कि ये मुइथे के बारे में जब बात होती है तो युद्ध खेल के नाम से इसे जाना जाता है। बोलते हैं कि युद्ध खेल है। युद्ध खेल किस तरह से आप इसे समझाना चाहेंगे? क्योंकि किक बॉक्सिंग की बात करें, आपने मार्शल आर्ट्स की बात की, तो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब महिलाएं अगर इस खेल में आगे बढ़ने के लिए एक बार अपना मन बनाती हैं, जब सोचती हैं, तो कई ऑब्स्टिकल्स उनके दिमाग में आते हैं कि कोई ऐसा खेल ना हो जिससे उन्हें फिजिकली कोई नुकसान हो जाए या फिर आगे चलकर उस खेल से उन्हें दिक्कत परेशानी होने लगे। तो ये भी समझना और जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि महिलाओं के लिए कितना सही है। देखिए, इस खेल की जो जड़ें हैं ना, वो भारत से हैं, और भारत से हैं तब मैं ये कहता हूं, तो इस खेल के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे, जानेंगे, तब आपको भारत के साथ इसका संबंध नजर आएगा। और भारत के साथ इसका संबंध ये है कि भगवान राम के भक्त हनुमान जी के साथ इसका संबंध है। ये बात मैं कोई उस तरह से नहीं कह रहा हूं कि आजकल हर बात को जरा दूसरी दिशा में ले लिया जाता। हनुमान जी की कला से, हनुमान जी जब खेला करते थे, उनकी कलाओं से ये खेल बना। इसलिए हम भारतवासियों को इस खेल पे गर्व करना चाहिए। तमाम मार्शल आर्ट्स हैं, केरल से निकली, दूसरे देशों ने अडॉप्ट करी, हमने स्वीकार नहीं करी। हमने छोड़ दिया कि युद्ध कला है, छोड़ दो। लेकिन ये युद्ध कला उस तरह से नहीं है।
अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बड़ा रोमांच नजर इसमें आएगा, ठीक है। और अगर आपने बात कही कि युद्ध वाली बात या बड़ी आक्रामक खेल वाली बात भी, बिल्कुल। तो बॉक्सिंग भी है, किक बॉक्सिंग भी है। किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग में क्या है, बॉक्सिंग में आपके हाथों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस खेल में क्या होता है, बॉडी का आपका पूरा इस्तेमाल होता है, कि आपके हाथ का भी इस्तेमाल होता है, आपके पैरों का भी इस्तेमाल होता है, आपकी कोहनी का भी इस्तेमाल होता है, आपके घुटनों का भी इस्तेमाल होता है। तो ये खेल अगर मैं कहूं, और खास तौर से जो आप महिलाओं की बात कर रही हैं, सेल्फ डिफेंस की दृष्टि से भी ये खेल जो है वो दुनिया में सर्वोत्तम खेल है महिलाओं के लिए। बिल्कुल सेल्फ और मैं डिफेंस। ये मानता हूं कि सेल्फ डिफेंस की जब बात होती है तो इस खेल को अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए अपने देश में। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, और कहीं ना कहीं आज के वक्त में जिस समाज में हम रह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हर महिला अपना सेल्फ डिफेंस करना जाने, किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है। सरकार समाज सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहता है, लेकिन महिलाओं को सबसे पहला कदम अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही उठाना होगा। जयदीप जी, आगे बढ़ते हुए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगी कि खेलो इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुहिम थी जिसे उन्होंने शुरू किया। बात जब हरियाणा की आती है, आप हरियाणा से हैं, अध्यक्ष हैं योग के, और उससे जुड़ी हुई पहले हम देखते थे कि योग को सिर्फ और सिर्फ एक फिटनेस के तौर पर देखा जाता था। लोग फिटनेस के लिए योग करते थे, कहते थे योग से ही होगा, अगर होगा कुछ तो योग से ही होगा। लेकिन अब इसे आपने स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, लाने के लिए बहुत काम किया। सबसे पहले तो चैलेंजेस क्या आए ये जानना चाहेंगे। साथ ही साथ आपको लगता है कि योगा जब स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हुआ है तो फ़ायदा पहुंचेगा और हो पाएगा? जो कहते हैं होगा होगा, कब होगा, हो पाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि सबसे पहले चैलेंजेस क्या रहे। वो चैलेंजेस आज भी हैं, उनको हम दो दो हाथ आज भी कर रहे हैं। जैसे भाई मनोज जी ने कहा कि हम अपने अपने परंपरागत जो खेल हैं उनको छोड़ते चले गए, और आज यदि खेल आगे बढ़ रहा है, योग आगे बढ़ रहा है, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बहुत बड़ा विज़न है। तो उनको हम हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं, और SISF को भी अभिनंदन करना चाहते हैं कि स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के माध्यम से उन्होंने एक विचार का बीजारोपण किया है कि बेटियां भी आगे आ सकती हैं और वो पोडियम का हिस्सा बन सकती हैं, वो स्टार बन सकती हैं, वो स्पोर्ट्स स्टार बन सकती हैं। और योगासन खेल तो एक ऐसा खेल है बहन कि यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बेटे पीछे हैं और बेटियां आगे हैं। यहाँ क्योंकि फिटनेस की बात आती है, एंड्योरेंस की बात आती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है, तो फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस की बात करें तो हमारी बेटियां नंबर 1 पर रहती हैं। और यहाँ यदि बात करें लगभग 10 लाख एथलीट हमारे पास पूरे भारत में हैं, तो उसमें 60-70% एथलीट तो बेटियां हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये सबसे अच्छी बात ये है। मुझे लगता है इसीलिए बहन गीता जी ने, संगीता जी ने, सोनाक्षी जी, वैशाली जी ने, रिद्धि ने मिलकर प्रयास किया होगा कि कोई ऐसा खेल चुने कि जो खेल में बेटियां, महिलाएं सबसे ज़्यादा हों। तो उस नाते मुझे लगता है कि योगासन को आज आमंत्रित किया गया है। और क्योंकि आने वाले दिनों में ओलंपिक विज़न की बात कर रहे हैं, तो एकमात्र ऐसा खेल है जो भारत सरकार की नज़र में इस वक्त है कि ये ओलंपिक की पोडियम में पहुँचे, ओलंपिक के लिए आगे बढ़े। संघर्ष क्या रहे? संघर्ष ये रहे कि योग अष्टांग योग है, उसके 8 लिम्स हैं। योग एक अध्यात्म की पद्धति है। महर्षि व्यास कहते हैं कि अथ योग अनुशासनम की महर्षि पतंजलि जब बात करते हैं तो उसको महर्षि व्यास कहते हैं योगा समाधि। तो योग पूर्णतः एक स्पिरिचुअल पाथवे है। ऐसा बहुत वर्षों से, और यदि मैं कहूँ तो सृष्टि के प्रारंभ से ये चल रहा है। आदि योगी भगवान शिव कैलाश में तपस्या कर रहे हैं, योग की मुद्राओं में हैं। भगवान राम तपस्या कर रहे हैं, गुरुकुल में जा रहे हैं। योगेश्वर भगवान कृष्ण गुरुकुल में जा रहे हैं और उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। और हमारी बहन स्त्री इंडिया की जो फाउंडर हैं वो गीता हैं, तो वो गीत जो योग का गीत है वो उसका नाम ही गीता है। योगेश्वर कृष्ण जिन्हें हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गाया था, आज पूरी दुनिया उसका अनुसरण कर रही है। तो चैलेंज ये था कि पूरी दुनिया इसको स्वीकार करती है, एक
आध्यात्मिक पाथवे के रूप में, एक लाइफ स्टाइल के रूप में, वे ऑफ लाइफ के रूप में, आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में, इसको स्पोर्ट्स के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इस चैलेंज के लिए जब हमने बात की तो पूरे देश भर के, दुनिया भर के जो योग के दिग्गज थे उन्होंने इसका विरोध किया। उस सारे विरोध के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी ने परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज को ये दायित्व सौंपा कि आप इस बात को आगे रखें, इस बात को आगे पहुंचाएं कि हम योग को, भारत के कल्चर को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि योग एज वेलबींग लोगों के जीवन में आता तो है, परंतु वो 30 साल की आयु के बाद आता है। यंग एज में यंग चैप्स, स्टूडेंट्स इसको नहीं ले पाते हैं। तो कैसे करके इसके बच्चों के जीवन में हम योग को जोड़ पाएं, इसलिए उन्होंने योग का एक बीजारोपण करने के लिए इस खेल की शुरुआत की, जिसे आज हम योगासन कहते हैं। बिल्कुल, और योग से हम देखते भी हैं कि किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। ये योग से कहीं ना कहीं बहुत संभव हमने पाया है। लेकिन एक आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट में धोनी का नाम आता है तो एक कहावत और ये सेइंग बहुत चलती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। कितना आप इसमें विश्वास रखते हैं? ये सेइंग तब थी जब भारत कभी पिछड़ा हुआ देश था, कभी गुलाम देश था। भारत अब आज़ाद है, भारत प्रगतिशील है, और अब तो ये भारत विकसित भारत बन गया है। लेकिन सर, मानसिकता आज भी कई जगह, क्योंकि हम बात करते हैं अगर फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री, तो उस विक्ट्री तक पहुंचने के लिए आपको उन गांवों के लोगों की मानसिकता को भी बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज भी कई जगह माता पिता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बेटी पढ़े लिखे, लेकिन खेल कूद में अपना करियर आगे ना बढ़ाए। बहुत सारे चैलेंजेस माता पिता के सामने भी आते हैं, और क्यों आते हैं ये बड़ा सवाल है। क्या सुरक्षा, सिक्योरिटी या फिर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इस वजह से माता पिता को डर लगता है कि महिलाओं के लिए अभी पूरी तरह से खेल कूद में जाना सेफ नहीं है? आप ठीक कह रही हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आज भी जीवित हैं, और ये लगातार चलते रहेंगे। जब राम थे तब रावण भी थे, कृष्ण हुए तो कंस भी हुए। तो जहाँ अच्छाई होगी बुराई वहाँ साथ साथ चलती है। देखना यह है कि अच्छाई का स्तर ज़्यादा हो, बुराई लगातार कम होती रहे, ये द्वंद्व तो लगातार चलता रहेगा। हाँ, सिक्योरिटी के प्रश्न चिन्ह आएंगे, सुविधाओं की बात आएगी, उस सब के बीच में भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री भी है जो उस सब की गारंटी लेता है। जहाँ मोदी की गारंटी है वहाँ सब कुछ संभव है, ये मुझे दिखाई देता है। वो सब कुछ मुमकिन मुझे समझ में आता है। कोई सोच नहीं सकता था कि योग को खेल के रूप में मान्यता मिलेगी, और योगासन आज लगभग 21 देशों की चैंपियनशिप तो हम इंडिया में कर चुके, दिल्ली में कर चुके, और 75 देश अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में आने वाले हैं। अर्थात पूरे वर्ल्ड में योगासन को लेकर एक पहचान बनी है, और उसका यदि श्रेय जाता है तो परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज और माननीय हमारे आदरणीय राष्ट्र ऋषि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। बिल्कुल, बैरियर्स की बात करते हैं हम, सुरक्षा की बात करते हैं, तो सरकार की तरफ से हमेशा कई बार कहा भी जाता है, और शायद कोशिश भी मेरे ख्याल से की जाती है कि एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए महिलाओं को कि आगे आकर स्त्री वो सब कुछ कर पाए, उस घर से निकल पाए जहां पर सबसे ज़्यादा बैरियर्स लगाए जाते हैं कि कर सकते हैं लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा वाला सवाल भी कहीं ना कहीं पीछे ज़रूर लगा रहता है। मनोज जी, आपको क्या लगता है, आपका जो अनुभव है, मीडिया से हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी अनुभव रहा है आपको, आपने देखा होगा, इन पूरे अनुभव की बात करें तो आपको क्या बदलाव नज़र आया? कुछ बदलाव नज़र आया है इन सालों में, या लगता है कि सिर्फ बदलाव का एक छोटा सा कदम बढ़ाकर फिर से हम वहीं की वहीं शायद नज़र आ रहे हैं? देखिए, पत्रकार तो मैं बाद में बना, पहले मैं खिलाड़ी था। मैं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से बना हुआ विद्यार्थी हूं, जिसका सपना था खेलना और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करना, जैसे हर खिलाड़ी का एक सपना होता। मैंने नेशनल भी खेला वहाँ से। मैं 80 के दशक में एशियाड के बाद, 82 एशियाड के बाद जब देश में टैलेंट हंट हुआ था, उसका चुना हुआ एक मैं खिलाड़ी हूँ। जब पूरे देश में टैलेंट हंट हुआ था तो उसमें मुझे चुना गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और उस दौरान मुझे स्कॉलरशिप भी मिली।
इस तरह मेरी ये खेल की अपनी जर्नी है। लेकिन कुछ भाग ने तय करा कि 90s में पत्रकारिता में आना हुआ। पत्रकार के रूप में मैंने खेलों को देखा और अभी एक फेडरेशन के रूप में खेल को देख रहा हूं। तो मैं देखता हूं कि पिछले 30-40 सालों में खासा बदलाव आया खेलों में। उसकी वजह कई हैं। जिस वजह की तरफ इशारा किया कि आज़ादी से पहले जो हमारे देश की स्थिति थी और आज़ादी मिलने के बाद जो स्थिति थी, पहले 2 दशक देखें, वो देश खेल के बारे में बाद में सोचेगा, पहले सपना राष्ट्र निर्माण का था। 60 के दशक में भूख से ये देश जूझ रहा था। देश जैसे जैसे आगे बढ़ा, हमारे देश में खेलों का भी विस्तार हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज़ादी से पहले खेल नहीं था या आज़ादी के बाद नहीं था। जब मैं ये बात कहता हूं तो ध्यानचंद, मिल्खा सिंह जी मुझे याद आते हैं। लेकिन अगर पिछले 20-30 सालों की मैं बात करूं तो खेलों में बहुत परिवर्तन आया। 80 के दशक में शुरुआत हुई थी, लेकिन बीच में जो 20-30 साल का गैप हुआ, उसमें शायद उतना बढ़ावा नहीं मिला जितना 14 के बाद, 2014 के बाद हम एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। और मैं कहूंगा खास तौर से, जैसे टैलेंट हंट की बात मैंने 80 में की, उसी तरह की जो सरकार, भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है खेलो इंडिया, इसने एक क्रांतिकारी कदम किया। और अगर मैं कहूं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में खेलों में ये एक मील का पत्थर साबित हो रही। अगर आप देखें, जब से ये प्रतियोगिता शुरू हुई खेलो इंडिया, महिलाओं की जो भागीदारी है, बच्चियों की, बेटियों की जो भागीदारी है खेलों में, उसमें लगभग 160% की बढ़ोतरी हुई है। ये कम बढ़ोतरी नहीं है। हमारे देश में कई कारण हैं जिसके चलते घर की बेटियां खेल के मैदान में आने से या तो हिचकती हैं, झिझकती हैं या डरती हैं। उसके सामाजिक कारण भी हैं, उसके कुछ आर्थिक कारण भी हैं, और कुछ हमारी जो मानसिकता है हमारे समाज की जो रही है, जिसमें बदलाव आ रहा है, वो भी एक कारण है कि बेटा है तो पहले वो ही खेलेगा। घर में रोटी भी मिलेगी तो अगर बेटा है तो बेटे के बारे में पहले सोचेंगे, बेटी तो खा लेगी। तो ये एक बहुत बड़ा तो बैरियर। एक ये बहुत बड़ी सोच रही है। इस सोच में परिवर्तन आ रहा है और मुझे लगता है कि इसके पीछे सुरक्षा, और मैं ये मानता हूं, देखिए सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करती है। मैं यहां पर जवाबदेही मानता हूं फेडरेशंस की। फेडरेशन को एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा, कोचेस को ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि घर की बच्ची को दूसरा घर खेल का मैदान लगे। ये जिम्मेदारी हम खेल फेडरेशंस की, कोच की और जो भी संस्थाएं हैं उनकी। बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ही और इससे आगे बढ़ने के लिए स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव आगे आया है कि कैसे न कैसे महिलाओं को लेकर जो एक सोच अभी तक गांव में बनी हुई है उसको कैसे बदला जाए, उससे आगे कैसे निकला जाए, इसके लिए किस तरह के काम किए जा सकते हैं, इसके लिए और कितना ज़्यादा जागरूक किया जा सकता है। सरकार जागरूकता अभियान भी चलाती है कि तमाम तरह के जागरूक अभियान चलाकर शायद उन लोगों को ये समझाया जा सके जिनको आज भी ये लगता है कि बेटी है तो वो घर में रहेगी और बेटा है तो वो बाहर निकलेगा। खासतौर पर ये मानसिकता बदल रही है। लेकिन जयदीप जी, आपसे अगर मैं कहूँ कि जिस तरह से सिक्योरिटी, सुरक्षा, तमाम मुद्दों को जब हम सामने लाते हैं तो एक डर कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है। और अब जब आप योग को स्पोर्ट्स में इंक्लूड करने के चैलेंजेस आपने बताए, तो इसको लेकर तैयारियां कितनी आगे बढ़ाई जा चुकी हैं, कितनी तैयारियां उस लेवल पर हो चुकी हैं कि अगर आज एक बेटी अपने करियर में एक ऑप्शन के तौर पर योगासन को स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए घर से बाहर कदम निकालती है तो माता पिता को, फैमिली को ये लगे कि हाँ सुविधाएं हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, हर तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक हर चीज़ अपनी जगह पर तय रहती है। क्या यहाँ पर ऐसा ये जो बैरियर सबसे बड़ा है ये टूट पाएगा? आपने जो बात कही उसमें कहीं ना कहीं उसका उत्तर भी निहित है। चैलेंजेस रहेंगे, चैलेंजेस हैं। बच्चे अपने घर से कम निकलते हैं। जैसे आदमी भाई साहब ने कहा कि खेल का जो मैदान है ये उनका दूसरा घर हो जाए, खेल परिसर जो है वो मंदिर बन जाए खिलाड़ियों के लिए। उस सब के सामने, और उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी, फेडरेशंस को भी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी उसमें काम करने की आवश्यकता और निरंतर हम प्रयास करते भी हैं। मैं देखता हूं कि आज
एक बच्चा जब घर से निकलता है, पूरे अभी मैं नेशनल्स करवा कर आया, केवल मात्र 2 या 3 माता पिता थे जो वहां पर मुझे मिले। ये बताता है कि माता पिता के हृदय में कहीं ना कहीं अब ये बात है कि हाँ, बच्चे सिक्योर हैं। वो रेलवे से ट्रेवल कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ एक कोच या मैनेजर आ रहा है, परंतु परिवार का कोई और व्यक्ति नहीं आ रहा। हरियाणा के 1-2 बच्चे अभी भी अपने माता के साथ आए, परंतु पूरे भारत में मुझे ये पहली बार, मैंने इसका आपके प्रश्न के बाद ये चिंतन किया कि बेटियां आज गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ घर से निकलती हैं और उनको सुरक्षा को लेकर जो एक वातावरण बना है, ये एक मुझे लगता है कि एक सशक्त वातावरण बना है जहां व्यक्ति को आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि वो घर से बाहर आराम से निकल सकता है और उसकी सुरक्षा सरकार भी करेगी और फेडरेशन भी करेगी। यहाँ मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। इन्हीं से मैं एक सवाल कर लेती हूँ, क्या आप घर से बाहर निकलते वक्त ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं, जा सकते हैं, सरकार ने उतने कदम उठा लिए हैं कि हम अपने आप को अब सेफ समझ सकते हैं? बताइए बेटा, आप खड़े हो जी, बताइए जी। पहले से ज्यादा सेफ्टी है, देखिए बहुत अच्छा, बहुत अभिनंदन। तो महिलाओं को, बच्चियों को ऐसा अब अगर एहसास हो रहा है तो ये मुझे लगता है कि एक बेहतरी की तरफ बढ़ता हुआ कदम हमारी तरफ से है। लेकिन मनोज जी, क्या आप, जब आपने स्पोर्ट्स कई बार कवर किया होगा, आप उस जगह भी पहुंचे होंगे जहां पर तमाम चुनौतियां स्पोर्ट्स को लेकर तमाम लोगों के बीच में होती होंगी, उस वक्त आपको ऐसा कौन सा सवाल था जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता था, या ऐसी कौन सी शिकायत थी जो हर किसी के मुंह पर रहती थी, परेशानियों से लेकर जुड़ी हुई हो या फिर सुविधाओं से लेकर जुड़ी हुई हो, या कोई ऐसी समस्या का जिक्र बार बार होता था जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है? देखिए, जहाँ तक समस्याओं की बात है ना, मैं एक चीज़ मानता हूँ खिलाड़ी होने के नाते कि चुनौतियाँ तो हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि घर से बाहर निकले हो खेलने के लिए तो आपको घर जैसा माहौल, आपको बेड मिलेगा, मम्मी आपको दूध ला के देंगी, पापा आपको पुचकारेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। खेल का मैदान में आपको जूझना तो पड़ेगा और आपको उन चुनौतियों का, जो भी वातावरण संबंधी परिस्थितिगत चुनौतियाँ होती हैं, उसे जूझना तो पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 40 साल पहले, 45 साल पहले जब मैं खेलता था तो 10 रुपये मिलते थे हम लोगों को सरकार की तरफ से, कि इसमें आपको सुबह ब्रेकफास्ट भी करना, लंच भी करना है और रात का डिनर भी करना है। ये 10 रुपए आज के, उस समय बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन आज की इस महंगाई में क्या संभव है? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन आज जो चुनौतियां उस समय थी, आज नहीं हैं। आज सरकार खेल फेडरेशंस को, खिलाड़ियों को बहुत पैसा दे रही है। आप सोचिए ध्यानचंद जी को क्या मिला होगा, मिल्खा सिंह जी को क्या मिला होगा, पीटी उषा जी जब बनी तब देश में नाम हुआ। इस देश की बेटी ने तब शायद एहसास किया कि देश की बेटियां भी उड़ सकती हैं। उड़ने का हौसला पीटी उषा जी ने इस देश को दिया। मुझे याद है वो पल कि उन्हें मेडल नहीं मिला था, लेकिन हम सबको वो उनकी दौड़ जो थी उसने हमें गर्व की अनुभूति खिलाई थी। क्योंकि हम एक एक पदक के लिए, मैं 70, 80, 90 के दशक की बात कर रहा हूं, जब हमारा देश एक एक पदक के लिए लड़ता था, जूझता था। उस समय खिलाड़ी के मन में यह नहीं होता था कि मुझे कितने पैसे मिले, कितने नहीं मिलेंगे, या मुझे क्या अवार्ड मिलेगा। मुझे अपने देश के लिए मेडल जीतना, ये जो भाव था, ये खिलाड़ी के अंदर भरता था, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, कि मुझे अपने देश के लिए पदक जीतना। और जब ये भाव होता है ना, तो इस भाव के सामने सारी चुनौतियां फीकी पड़ जाती हैं। आपको पसीना कितना आ रहा है, चोट कितनी लग रही है, कैसे आप खेल रहे हैं, सरवाइव कैसे कर रहे हैं, एक ही जुनून होता है, जीतने का, बस। लेकिन जीतने के लिए कहीं ना कहीं आपका मन, आपकी जो स्वास्थ्य है वो फिजिकली बहुत मजबूत होना पड़ता है। जयदीप जी, आखिरी सवाल, जाते जाते इस कार्यक्रम को यहाँ पर रोकने के लिए मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन जब हेल्थ की बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो, वेल बीइंग की बात हो, लगता है कि उस पर बच्चियों के लिए सरकार से लेकर तमाम जो लोग हैं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मजबूती बहुत ज़रूरी है अगर खेल खेलना है, कोई भी खेल, क्योंकि फिजिकली है खेल। आपने जो बात कही, हेल्थ में न्यूट्रिशन की बहुत महत्व है। मैं अभी योगासन के खिलाड़ियों से बात कर रहा था, बेटा सुबह से कुछ खाया या नहीं खाया, क्योंकि योगासन के बच्चे जब परफॉर्मेंस करनी होती है तो सुबह से कुछ नहीं खाते, परंतु अब ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन, हमारे जो
डाइट प्लानर्स हैं वो बात करते हैं कि नहीं सुबह आप बेटा केला खा सकते हो, सेब खा सकते हो, लिक्विड डाइट ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, ताकि आपका एनर्जी लेवल बना रहे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है जब खिलाड़ियों की बात आती है कि उनको जीवन में प्रोटीन की बात आती है, कौन सी प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत हो रही है, एंड्योरेंस कैसे आएगी। और जब हम फॉरेन प्लेयर्स के सामने, यूरोपियन प्लेयर्स के सामने, चाइनीज़ और कोरियन प्लेयर्स के सामने देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कमज़ोर दिखाई देते हैं। परंतु अब सरकार ने, जैसे आदरणीय भाई मनोज जी कह रहे थे, सरकार ने अब खेल मंत्रालय ने, आदरणीय भाई मनसुख मांडविया जी ने, बहन रक्षा जी के प्रयासों से अब अच्छा ये हुआ है कि उनको अच्छी डाइट मिलने लग गई है। डाइट के लिए जब अच्छे पैसे मिलते हैं तो नेचुरली उसमें प्रोटीन के लिए चाहे पनीर आ रहा है, चाहे वो नॉनवेज डाइट है, वो सब चीज़ें ऐड की जाती हैं। मैं इस सब के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ों को जब देख रही है वैसे ही चीज़ें फेडरेशन देखे और डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट की ड्यूटी लगाई जाए, उनको साथ जोड़ा जाए और बच्चों की वैसी डाइट तैयार की जाए ताकि बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएँ। न्यूट्रिशन के साथ ही परफॉर्मेंस भी जुड़ी हुई है, एंड्योरेंस भी जुड़ी हुई है, स्ट्रेंथ भी जुड़ी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है। इसको अपने को देख के चलना होगा। और आज उसके चलते हुए योगासन खेल आप देखिए, नेशनल में भी, खेलो इंडिया में भी, यूनिवर्सिटी गेम्स में भी, पुलिस गेम्स में भी, सीबीएसई में भी और आईसीएसई बोर्ड में भी, और तो और जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है जहां एक आईएएस ऑफिसर भी पार्टिसिपेट कर रहा है और एक आम क्लर्क से लेकर एक ऑफिसर पार्टिसिपेट करता है, वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सरकार उनको कितना रिवार्ड दे रही है, कैसे आगे बढ़ा रही है, कैश अवार्ड दे रही है, प्रमोशन दे रही है। कितने पुलिस के साथी मेरे सामने हैं जो ये बात मेरे को आज कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि एक कांस्टेबल था, योगासन प्रतियोगिता में भाग लिया, सरकार की पहल के कारण आज उसकी प्रमोशन होकर हेड कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल बनकर इंस्पेक्टर पहुंच गया, इंस्पेक्टर डीएसपी पहुंच गया, मतलब एसपी तक लोग प्रमोशन ले रहे हैं योगासन खेल में आने के बाद। सी ग्रेड में सरकार नौकरी दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने, हमारे कितने ही बच्चे योगासन के बच्चे जिनको करोड़ों रुपए का कैश अवार्ड मिल चुका है, जिन्हें जॉब मिल चुकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट में, पोस्टल डिपार्टमेंट में। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रयास चहुं ओर से हो रहा है, एक वातावरण का निर्माण हुआ है। और इस वातावरण में अपने बच्चों को मैं पेरेंट्स से आह्वान करूंगा कि अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजें और सुरक्षा और सुविधाओं के साथ ये सरकार उन बच्चों को पोडियम तक पहुंचाना चाहती है, स्टार बनाना चाहती है। आइए खेलें और खिलें। बिल्कुल। और श्री इंडिया स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 में हम इसी मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक नई पहल कर रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं को उनके घर से निकालने का एक प्रयास किया जाता है वो सफल हो। जयदीप जी आपका भी बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ मनोज जी आपका भी धन्यवाद। यहाँ पर मैं विराम लूँगी, लेकिन एक उन बच्चियों के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि वाकिफ़ कहाँ था ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ था ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। और आज हम जीत कर ज़रूर दिखाएंगे। खेलो इंडिया का ये जो जज्बा है इसको आप जगाए रखें, अपने जीत का जुनून उसे भी बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।